चलिए अपनी बात करते हैं बल के दूसरे प्रकार की। और बल का जो दूसरा प्रकार है, अपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ लिया था, दूसरा जो प्रकार आ रहा है उसका नाम है कौन सा? स्थिर वैद्युत बल। कौन सा है? स्थिर वैद्युत बल। इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा स्थिर वैद्युत बल, या इसको नाम दिया जाता है कूलाम के आधार पर, कूलाम का बल। कूलाम का बल, इसका नाम स्थिर वैद्युत बल या कूलाम का बल होता है। स्थिर वैद्युत इसका नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो बल होता है वो स्टैटिक्स में यूज किया जाता है। अब स्टैटिक्स क्या मतलब है? स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर आवेशों का जो अध्ययन होता है वो स्टैटिक्स में किया जाता है। कोई आवेश अगर स्थित है, कोई आवेश अगर स्थित है तो तब वहां पे कौन सा बल आएगा? स्टैटिक्स, उसको स्टैटिक्स कहा जाता है। और वहां कौन सा बल आएगा? कूलाम का बल आएगा। देखिए बात सुन लीजिए, अगर कोई आवेश स्थिर है तो वो केवल और केवल कौन सा? विद्युत प्रभाव ही दर्शाएगा। कौन सा? विद्युत प्रभाव ही दर्शाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई आवेश गतिशील है तो वो विद्युत के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाएगा। विद्युत के साथ साथ कैसा प्रभाव दर्शाएगा? भी चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाएगा। तीसरी बात आती है, अगर कोई आवेश गतिशील होने के साथ साथ तीव्रगामी वेग से गतिशील है, यानी कि चरघातांकी वेग से उसका, चरघातांकी रूप से उसका वेग बढ़ता जा रहा है, यानी उसके ऊपर त्वरण आरोपित कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए वेग के साथ, बढ़ते हुए वेग के साथ कोई गति कर रहा है। बढ़ते हुए वेग के साथ अगर कोई कण गतिशील है, बढ़ते हुए वेग के साथ अगर कोई कण गतिशील है, तब क्या किया जाएगा? तब जो उसका वो किसको प्रदर्शित करेगा? वो विद्युत को भी करेगा, प्लस चुंबकीय क्षेत्र को भी करेगा, प्लस प्रेरण को भी प्रेरित करेगा। यानी कि ये तीन चीजें क्या करेगा? प्रेरित करेगा। तो अगर कोई आवेश स्थित है तो वो केवल विद्युत प्रभाव दर्शाएगा, गतिशील है तो विद्युत और चुंबकीय दोनों दर्शाएगा, और बढ़ते वेग से गतिशील तो विद्युत चुंबकीय के साथ प्रेरण भी दर्शाएगा। तो इस प्रकार आवेश की बात अपने जब विद्युत धारा पढ़ेंगे तब करेंगे। कूलाम नियम की बात यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि बल पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण और कूलाम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम बल की बात अगर करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई दो आवेश हैं और वो दो r दूरी पर पड़े हैं तब उनके मध्य क्या लगता है? कूलाम बल लगता है। तब उनके क्या लगता है? मध्य में कूलाम बल लगता है। ये r दूरी पर दो आवेश पड़े हैं और इनके मध्य कूलाम बल लगता है। ध्यान दीजिए, वो कूलाम बल क्या होता है? वो कूलाम बल होता है F बराबर FC, कूलाम से दर्शाया मैंने इसको, FC बराबर K दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन में दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से और ये बल दर्शाया जाएगा, कूलाम बल बताएगा। यहाँ पर K क्या है? इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, जिसकी विमा मैंने निकाल के आपको बताई थी। मैंने आपको G गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा भी बताई, मात्रक भी बताया। मैंने आपको यहाँ K स्थिर वैद्युत नियतांक की विमा और मात्रक भी बताई। इसको स्थिर वैद्युत नियतांक या कूलाम नियतांक भी कहा जाता है, या कूलाम नियतांक भी कहा जाता है। स्थिर वैद्युत नियतांक या कूलाम नियतांक भी इसको कहा जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ध्यान देने योग्य है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक बात है क्या कि स्थिर वैद्युत बल, कूलाम बल जो होता है वो आकर्षण एंड प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों टाइप का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्थिर वैद्युत की सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल लग रहा है वो कौन सा है? स्थिर वैद्युत बल है। इसका मतलब उसकी सामर्थ्य बहुत ही ज़्यादा होती है। आपको नाभिक है और नाभिक में से कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, सॉरी परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, अंदर प्रोटॉन बैठे, इनके बीच में कौन सा बल कार्यरत है? स्थिर वैद्युत बल है। तब इसको निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। और इस ऊर्जा को एंट्रोपी या एंथैल्पी कहा जाता है। एंट्रोपी नहीं, एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, इस एंथैल्पी जिसको कहा जाता है केमिस्ट्री में आयनन विभव, क्या कहा जाता है? आयनन विभव। यानी आयनन उत्पन्न करने के लिए जो विभव या ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन को विलगित करने के लिए परमाणु में से जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? आयनन विभव कहा जाता है। चलिए, इसका मतलब सामर्थ्य, जब किसी बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो बल क्या है? मजबूत है। ठीक है, इसका मतलब इसकी सामर्थ्य क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। बोलिए प्रास,
परास क्या रहती है, कम रहती है। परास आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में बहुत ही कम दूरी है, ये परमाणु है और ये नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में बहुत ही कम दूरी है। इसका मतलब इसकी जो परास होती है, इसकी जो परास होती है वो क्या रहती है, कम रहती है। इसकी परास क्या रहती है भाई, कम रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको कूलाम्ब बल और स्थिर विद्युत नियतांक में इतना अंतर पता होना चाहिए। चलिए, मैंने आपको k का मान वहां बताया था, g का मान वहां बताया था, यहाँ k का मान होता है 9 × 10⁹ और ये बल ये किसके लिए होता है भाई, ये निर्वात के लिए होता है। किसके लिए होता है, निर्वात के लिए होता है भाई। ठीक है, निर्वात के लिए होता है। अब ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की एक बात और बता देता हूं मैं। गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आपको पता है सूर्य और चंद्रमा के बीच विभिन्न माध्यम आते हैं, बहुत सारे माध्यम आते हैं, गैसें हैं, निर्वात है, कहीं बहुत ज़्यादा मतलब सघन माध्यम, विरल माध्यम, बहुत सारे माध्यम आते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उससे प्रभावित होता है क्या, नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण केवल और केवल किससे प्रभावित होता है, द्रव्यमानों से और उनके बीच दूरी से प्रभावित होता है, न कि माध्यम की प्रकृति से प्रभावित होता है। लेकिन कूलाम्ब बल ऐसा बल है जो माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मान लो आपने कंघी करके कंघी थी और सूखे बालों में उसको रगड़ा और रख दिया। अब बताइए मेरे को, आप जैसे कंघी को दूर लेके जाते हो तो बताओ कूलाम्ब बल काम करेगा, नहीं करेगा। जैसे कंघी को पास लाते हो तब कूलाम्ब बल कार्य करता है और बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। या अपने कागज के टुकड़ों, छोटी क्लासों में पढ़ा हो, कागज के टुकड़ों के पास कंघी लेके जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े उसके साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उसकी परास क्या है, सामर्थ्य है ज़्यादा, परास कम और सामर्थ्य है ज़्यादा। लेकिन माध्यम होगा अगर बीच में तो बल कम या ज़्यादा होता रहता है। कौन सा, कूलाम्ब बल। तो इसके लिए एक बात लिखी जाती है क्या, कि स्थिर विद्युत बल या कूलाम्ब बल क्या होता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करेगा भी। कौन सा, स्थिर विद्युत बल या कूलाम्ब बल। ठीक है, तो ये हमारे हम कूलाम्ब बल की बात हो चुकी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी, दुर्बल बलों की। किसकी भी, दुर्बल या क्षीण बलों की, जो बहुत ही दुर्बल होते हैं। ये सिंपल सी बात है, आपको सीधी बता देता हूँ। दुर्बल या क्षीण बल कहाँ लगते हैं, दुर्बल या क्षीण बल इलेक्ट्रॉन और एंटी प्रोटॉनों के बीच में, उनके मध्य लगते हैं। मैं आपको प्रबल की बल की बात बता देता हूँ। प्रबल बल कौन से होते हैं, देखिए थोड़ा सा कूलाम्ब बल की एक बात और बता देता हूँ। देखो, अगर दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, या इधर वाला नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव है, या दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तब इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। इन दोनों के मध्य बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। यहाँ लाइन लिख देता हूँ, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है भाई, प्रतिकर्षण बल लगता है। और दूसरी लाइन लिखूंगा क्या, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य देखिए आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है, आकर्षण बल लगता है। ये बात सदा सत्य नहीं होती, मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे बताऊंगा जिनमें ये बात गलत हो जाएगी, लेकिन आप केवल ध्यान दें, इधर इतना डीपली नहीं जाना। इधर देखें, ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण। इनके मध्य भी क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के कूलाम्ब बल की बात है हो रही है। चलिए, यहीं से मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रबल बल के बारे में। ये क्या है, परमाणु है, ये परमाणु है और ये क्या है, इसके अंदर नाभिक और इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस टाइप से। अब सुनिए मेरी बात, प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों के पास कैसा आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों के पास कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तब कौन सा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य कौन सा बल लगेगा भाई, प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव है, कौन सा बल लगेगा, कूलाम्ब बल। और कूलाम्ब बल क्या कहता है, समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण। इसका मतलब दो प्रोटॉन जब अंदर बैठे हैं नाभिक के, तो नाभिक को फाड़ कर बाहर आ जाएंगे।
ये सुनो, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनकी परास कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 15 होती है। बहुत ही कम परास के अंदर बैठे होते हैं और इतनी परास के अंदर कूलाम बल क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। कूलाम बल वहाँ क्या माना जाएगा, नगण्य। तब वहाँ पे एक दुर्बल आकर्षण प्रबल आकर्षण बल काम करता है। नाभिक के प्रोटोनों के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल काम करता है, एक प्रबल आकर्षण बल काम करता है। और ये प्रबल ही आकर्षण बल कितनी कोटि के अंदर काम करेगा, 10 की घात माइनस 15 की कोटि के अंदर ही काम करता है। इसको कहते हैं प्रबल बल। नाभिक के प्रोटोनों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रबल बल लगता है। और दो आवेशों के मध्य कूलाम बल लगता है और दो द्रव्यमानों के मध्य कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले बल की। और नेक्स्ट जो हमारा बल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है भाई, अभिकेंद्रीय बल आ रहा है। कौन सा बल आ रहा है, अभिकेंद्रीय। यानी कौन सी गति में लगेगा, अभिकेंद्रीय यानी केंद्र है, केंद्र की तरफ मुख, अभि का मतलब मुख और अप का मतलब दूर, केंद्र से दूर, अभि का मतलब केंद्र के पास। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं किसकी, अभिकेंद्रीय बल की। हमारे पास नेक्स्ट बल आ रहा है अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल की अगर बात करूं तो आपको पता है, अगर कोई कण वृत्तीय रेखा पर गति कर रहा है, मान लो किसी पत्थर को बांध कर आप घुमा रहे हो यूं, तब अंदर की तरफ इस पत्थर की जो रस्सी होती है उसमें एक बल उत्पन्न होता है। इस रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये तनाव जो बल है ये किसको बताएगा, अभिकेंद्रीय बल को बताएगा। तनाव जो है किसको बताता है, अभिकेंद्रीय बल को बताता है। इसी प्रकार इस अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में एक बाहर की तरफ एक काम करता है जिसको बोला जाता है अपकेंद्रीय बल, जिसको कहा जाता है कौन सा, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। यानी रस्सी जो है अंदर की तरफ, तो कौन सा, अभिकेंद्रीय। रस्सी से बांध के पत्थर घुमाता हूं तो रस्सी के अनुदिश अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ जो लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की तरफ लगता है उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अपकेंद्रीय बल जो आपने यहां लिखा है ये सरासर झूठ है। अपकेंद्रीय बल नाम की कोई घटना प्रकृति में नहीं होती। अपकेंद्रीय बल जो है ये वास्तव में किस बल का रूप होता है, यहाँ कोई बल नहीं है, ये क्रिया से विपरीत प्रतिक्रिया मानी गई है जिसको अपकेंद्रीय बल नाम दे दिया गया। वास्तव में ये कैसा बल होता है, ये छद्म बल होता है। कौन सा बल होता है, छद्म बल होता है, जिसे कहा जाता है कौन सा बल, स्यूडो फोर्स। जिसे कहा जाता है कौन सा बल, स्यूडो फोर्स। और ये स्यूडो फोर्स कब लगता है, जब किसी त्वरण की अधीन रेखा को किसी वस्तु को गति कराई जाती है तब उसके पीछे की तरफ एक बल लगने लग जाता है जिसे स्यूडो फोर्स कहा जाता है। इसको जैसे मैं गति कराता हूं तो इस बल को संतुलित करने के लिए एक बल लगता है बाहर की तरफ जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ये वास्तव में क्या है, छद्म बल, झूठा बल, मिथ्या बल कहलाता है, स्यूडो फोर्स कहलाता है। तो अभिकेंद्रीय बल कौन सा होता है, केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, अब सुनिए, क्रीम भारी कण कहाँ जाते हैं, भारी कण केंद्र से दूर जाते हैं और हल्के कण उसके पास आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, इस अभिकेंद्रीय बल का जो मान होता है, इसका मान होता है mv² अपॉन में r। mv² अपॉन में r इस बल का मान होता है, इस बात को नोट कर लेना। mv² अपॉन में r अभिकेंद्रीय बल को बताता है। क्रीम निकालने वाली जो मशीन है वो कौन से बल पे आधारित है, अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है। क्रीम निकालने वाले पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, क्रीम किस बल पर के आधार पर निकाली जाती है, अभिकेंद्रीय बल पर निकाली जाती है। चलिए, आपने सर्कस में मौत का कुआं देखा होगा। सर्कस में मौत के कुएं में क्या करता है, बाइक सवार यूं बाइक चलाते हैं, नीचे से चलाने लगते हैं और धीरे धीरे वेग बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर आते जाते हैं। तो ये मौत का कुआं जो है ये अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, सर्कस में मौत के कुएं में जो खिलाड़ी होते हैं वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, कौन से बल के आधार पर दिखाते हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के संतुलन के कारण वहां पर कर्तव्य दिखाए जाते हैं। और क्रीम कैसे निकाली जाती है, ये भी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के कारण निकाली जाती है। चलिए, अभिकेंद्रीय बल का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल हमारे कंप्लीट हैं। दुर्बल और प्रबल भी कंप्लीट हो गए, कूलाम और गुरुत्वाकर्षण भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और देखिए, कूलाम बल में जो के था इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। ये कहाँ से आया, वास्तव में के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ध्यान रखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है, ये माध्यम की विद्युतशीलता। लेकिन इसको क्या मान लिया गया, निर्वात के लिए इसका मान निकाल के दे दिया जाता है 9 × 10⁹ इसका मान पहले से निर्वात के लिए। अगर निर्वात नहीं दिया जाता, अगर वहाँ पर निर्वात नहीं दिया जाता तो आप फॉर्मूले में K/Q1 Q2 अपॉन में R² पुट करते हो ना, तो K/Q1 Q2 अपॉन में R², तो K का मान 9 × 10⁹ मत रख लेना, K की जगह क्या लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट का मान आपको दिया हुआ, इस एप्सिलॉन का मान अगर माध्यम देता है तो उस माध्यम की विद्युतशीलता देगा जो आपको यहाँ पुट कर देनी है। निर्वात के लिए ऑलरेडी अपना मान इसको पता होता है, इसलिए K की जगह अपने सीधा पुट कर देते हैं 9 × 10⁹। ठीक है, तो हमारे बलों का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आगे बात करेंगे, कुछ बातें कुछ फैक्ट्स यहाँ रह गए हैं, उनकी बात अपने आगे वाले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।